करबला सोत की। नमस्कार, आदाब। मैं हूं नीतू राजदान और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। सयाहत को फरोग देने के मद्देनजर डल झील में ऑनलाइन शिकारा राइड की शुरुआत। कुपवाड़ा के इरफान एजाज ने बनाई अपनी एक अलग पहचान। और सीआरपीएफ की जानिब से मेडिकल कैंप के जरिए लोगों को फराहम कराई गई तिब्बी सहूलियात। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की सयाहत की। सयाहों की आमद बढ़े और यहां की मईशत की बुनियाद को मजबूती मिले, इसकी दरकार है। इसी के मद्देनजर सयाहत को फरोग देने पर अवलीन तरजीह मरकूज की जा रही है। वो तमाम तरह के इकदामात किए जा रहे हैं जो सयाहों को एक अलग और सुखद एहसास करा सके। इसी पर तवज्जो मरकूज करते हुए डल झील में ऑनलाइन शिकारा राइड की शुरुआत की गई है। सयाहों को बेहतर सहूलियत मिल सके, इसके लिए इस तरह के इकदाम टूरिज्म को मजीद फरोग देने में संगमील साबित होगा। सयाहत को फरोग देने के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। हाल ही में श्रीनगर के मकबूल तरीन सियाहती मकामात डल झील में उबर ने शिकारा सेवा शुरू की है, जो कश्मीर में इको टूरिज्म और वाटर ट्रांसपोर्टेशन के शोबे में एक नई शुरुआत है। अब सयाह और मकामी लोग उबर ऐप के जरिए आसानी के साथ डल झील में चलने वाली शिकारा राइड को ऑनलाइन बुक करा सकते हैं। पहले जहां सयाह डल झील की शिकारा राइड के लिए बुकिंग के लिए बातचीत किया करते थे, वहीं अब ये सेवा उबर ऐप पर दस्तयाब है, जिसमें किराया भी आसानी के साथ देखा जा सकता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड डिजिटल बुकिंग्स होती हैं, पेमेंट्स होती हैं, तो ये एक कन्वीनियंस जो है अब शिकारा में भी मिलेगी। जो टूरिस्ट आएंगे वो बुक कर सकते हैं शिकारा राइड्स, एंड आई थिंक इट इज़ अ वेरी वेलकम स्टेप ब्रिंगिंग द शिकाराज ऑनटू द डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो वी आर होपिंग कि अभी थोड़े शिकाराज हुए हैं, बाकी भी हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, एंड इट इज़ फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द टूरिस्ट जो ये स्टेप लिया गया है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि मैं उबर की इस पहल की तारीफ करता हूं, जो मकामी सियाहत को फरोग देते हुए एक अलग तजुर्बे के साथ आसान रसाई की सहूलत फराहम करता है। मौसम सरमा के दौरान सयाह जब यहां का रुख करेंगे, उस वक्त जम्मू कश्मीर के आवाम यहां पर आए सयाहों को जन्नत का दीदार कराने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। इस पहल का यहाँ पर आए हुए सयाह भी खैर मकदम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा हुआ हमारे डल गेट में, ये अपना शिकारा के लिए जो उबर फैसिलिटी हुई है, ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जो टूरिस्ट हमारे आ रहे हैं वो उनको ऑनलाइन पता भी चलता रहेगा हमारे कितने पैसे हुए, मुंह मंगा रेट नहीं होगा, ऐसा वैसा। पहले ऐसा तो होता नहीं है, मगर बट उबर फैसिलिटी से बहुत फायदा होगा हमें। बाहर भी, दिल्ली में भी यही चलता है, जम्मू में भी यही चलता है, और हमारे कश्मीर में अब आ चुका है। बहुत अच्छा हुआ, ये आना चाहिए था। इस तरह की राइड की शुरुआत सयाह शिकारा घाट नंबर 16 के पिकअप पॉइंट से शुरू कर सकते हैं। हर राइड में ज्यादा से ज्यादा 4 मुसाफिर एक साथ शिकारे में बैठ सकते हैं, जो डल झील की कुदरती खूबसूरती का लुत्फ लेने के लिए डिजाइन किया गया है। तकनीक पर बेस्ड ये सेवा शिकारा सवारी के तजुर्बे को ज्यादा काबिल एतमाद और आसान बनाता है। ये सेवा शिकारा राइड की रिवायती परंपरा को फरोग देते हुए इसे जदीद तकनीक के साथ जोड़ेगी।
इस पहल का सबसे बड़ा फायदा मकामी शिकारा मालिकों को होना तय है। ये बहुत अच्छा कदम है। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा लोकल का भी है और टूरिस्ट का भी है, क्योंकि 6-7 बजे के बाद शिकारा जो बंद होते हैं, सर्विस नहीं होती है। मुझे लगता है कि उबर देर रात तक चलेगी। जैसे हमारी स्मार्ट सिटी की जो बसें आई हैं वो लेट तक चलती हैं पहले यहाँ पे, तो उसकी वजह से इसका बेनिफिट वो होगा। और दूसरा ये बेनिफिट होगा जो रिजनेबल रेट्स जो हो जाएगी, रिजनेबल रेट की वजह से टूरिस्ट और यहाँ पे माइल होंगे और ज़्यादा टूरिस्ट जाएंगे, ज़्यादा रेट नहीं होगी और उबर खोलते ही हमको रेट अच्छी मिलेगी, जो गवर्नमेंट ने फिक्स की है ऑलरेडी ये शिकारा यूनियन को। डल झील हमेशा से सयाहों की पसंद में शामिल रही है। जम्मू और कश्मीर के सियाहती शोबे को एक नया आयाम प्रदान करने के साथ मकामी कारोबारियों और शिकारा मालिकों के लिए एक बेहतर मौका भी लेकर आया है। उबर की ये नई पहल इलाकाई सियाहत के तरक्की के लिए अहम साबित हो सकती है, क्योंकि ये मकामी लोगों और सयाहों के बीच एक बेहतर कनेक्टिविटी देने में मदद करेगी और जम्मू कश्मीर की कुदरती खूबसूरती को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल करेगी। और अब आपका तारुफ कराते हैं शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के हंदवाड़ा इलाके के रिहाइश पजीर इरफान एजाज से, जिन्होंने बेंगलुरु से बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के कोर्स करने के बाद द विलेज यानी गांव नाम से एक रेस्टोरेंट खोला है। इस रेस्टोरेंट की खास बात यह है कि इसे कश्मीर की सकाफत से जोड़ने की कोशिश की गई है और इसमें कश्मीर की रिवायत को दिखाया गया है। यही वजह है कि इस रेस्टोरेंट में पुरानी चीजें इस्तेमाल की गई हैं। आइए बात करते हैं इस सिलसिले में इरफान एजाज से और जानते हैं कि उन्होंने इस शोबे से जुड़ने के बारे में कैसे सोचा और वो किस बात से इंस्पायर हुए हैं। पेश है इसी पर हमारी ये रिपोर्ट। इरफान, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में और सबसे पहले आप हमें अपने बारे में बताइए। मैं वदपुरा हंदवाड़ा कुपवाड़ा से हूँ असल में। तो मेरी फैमिली मतलब मेरे मम्मा पापा की शादी के बाद वो फौरन श्रीनगर चले गए थे। मेरे बाबा की मतलब पोस्टिंग उस टाइम पे श्रीनगर में थी, तो मैं श्रीनगर में ही पैदा हुआ था। तो मैंने बेसिक स्टडीज़ प्री नर्सरी से लेकर 12th तक श्रीनगर में ही किया और उसके बाद मैंने 1 साल ड्रॉप लिया कि मैं मेडिकल स्टूडेंट था। थोड़ा मतलब घर वालों ने नीट वगैरह, मगर मेरा कुछ ऐसा शौक नहीं था। तो उसके बाद मैंने बाहर चला गया मैं BCA करने के लिए। अच्छा, आला तालीम हासिल करने के बाद आपने ये रेस्टोरेंट खोलने के बारे में कैसे सोचा? कश्मीरियों की अभी प्रॉब्लम ये हो गई है कि कल्चर जो हमारा है, मतलब कांगड़ी या फिर इनफैक्ट वाजवान, हम उस चीज से हट रहे। वाजवान वो मतलब हमारा कल्चर था जो हमारे से ना छीना नहीं जा सकता था, क्योंकि उसमें हम 4 बंदे एक साथ खाना खाते थे। बट अभी बूफे सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मेजॉरिटी शादियों में हो रहे, रेस्टोरेंट्स में भी वो चीजें हो रही है। तो मैं उसी चीज को प्रिजर्व करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया था मैंने। आपको ये पता ही है कि हमारा पुराना कल्चर था, ये बताइए कि उससे क्या क्या चीजें आपने इस रेस्टोरेंट में लगाई है? देखिए, मैंने ऑलमोस्ट जो पुराना तरीका, पहली बात जो पुराने तरीके से जो चीजें बनाई जाती थी, फेंसेस हम घरों के सामने बनाते थे, टांगा हम रखते थे घरों के सामने ट्रैवलिंग के लिए। उसके अलावा जो मतलब एक जिसको कहते हैं आर्किटेक्चर जो होता है, वो जिस तरीके से हमने बनाया वो भी पुराने जमाने का ही है। उसके अलावा जिनको कश्मीरी में हम पतिश बोलते, जो आजकल की मैटिंग कालीन वगैरह होते हैं, वो वैसा ही होता था, बट वो घास की बनी होती थी। तो उस चीज को हमने यहाँ पे वापस लाया। जो पुराने जमाने के छत होते थे घरों पे, उसको हम कश्मीरी में छई घास बोलते हैं, वो हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। उसके अलावा हम माशाल्लाह मतलब जो कश्मीर का कल्चर है हमारा कि 4 बंदे एक साथ खाना खाए, वो चीज़ हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हम टूरिस्ट भाई हमारे यहाँ पे आएंगे, उनको भी उसी तरीके से खाना सर्व करने की कोशिश करेंगे जैसे कश्मीर में पहले 4 बंदे एक साथ, क्योंकि उससे मोहब्बत बढ़ती है। अच्छा, ये खवातीन को इस शोबे में लाने का ख्याल आपको कैसे आया? वुमेन एम्पावरमेंट एक बहुत बड़ा मसला है अभी यहाँ पे इंडिया, कश्मीर में ही नहीं पूरे इंडिया में। सबको लगता है कि लड़कियां काम नहीं कर सकती है। हम उसी चीज को मतलब बढ़ावा दे रहे हैं कि कोई भी यहाँ पे कोई किसी भी तरीके का काम कर सकता है, ऐसा नहीं है। हमारी बहनें हैं सभी, मतलब लड़कियां मतलब कमतर नहीं होती है किसी भी इंसान से। तो उसी चीज को मतलब हम दिखा रहे हैं लोगों को कि आप आओ यहाँ पे। और माशाल्लाह मतलब जो यहाँ पे हमारी बहनें होती है जिनका कवर करके होता है,
जो अपना मतलब कंफर्टेबल नहीं होती है कि किसी लड़के के साथ डायरेक्ट बात करे, उनको मतलब उस चीज़ का ख्याल रखते हुए हमें यहाँ पे मतलब लड़कियां भी स्टाफ में रखनी पड़ी थी। आप हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बात एक बोलता हूँ, असल में जो अभी का दिमाग में लोगों को कॉन्सेप्ट रहा है ना, वो सिर्फ पैसे कमाने का कॉन्सेप्ट है। पैसा जिंदगी नहीं चलाता है। पैसों से सिर्फ मतलब कहा जाता है ना कि वो मजा आता है, और जितना पैसा आएगा लोगों की जिंदगी में उतनी टेंशन बढ़ती है। पैसा कमाना सब कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए, पैसे तो ऑब्वियसली मतलब सब कमाना चाहते हैं, हर एक बंदा पैसा कमाना चाहता है, मगर उसका एक हलाल तरीका होना चाहिए। पहली बात, जो आजकल मतलब जो कंपनीज यहाँ पे मतलब जो जिसको हम कहते हैं कि सट्टा लगाना, जिसको हम कहते हैं हिंदी में सट्टा लगाना, वो चीज करना पहली बात तो अच्छी चीज नहीं है। क्योंकि उसमें एक तो आप मतलब हाँ वही शॉर्टकट वो पैसे का रहता है, मगर उसमें आप अगर आप 1 करोड़ मतलब लगा रहे हो, उसमें आप उसका 2 करोड़ कर सकते हो। बट ये भी हो सकता है कि आपने पूरी जिंदगी वो 1 करोड़ कमाया और वो आप 1 सेकंड में खो दो उसी एक गलती की वजह से। उसके अलावा मतलब लोग पबजी, मैं खुद खेलता था बट लाइक, और मैं पैसे भी कमाता था पबजी से, बट मेरी हेल्थ भी खराब होगी, और मेरे को ये चीज समझ में आ गई कि उस चीज से कुछ मिलता नहीं है। या फिर आजकल के बच्चे मतलब सारे मेरे भाई हैं, वो सारे उन चीजों में पड़ रहे हैं जो बहुत गलत है, जैसे ड्रग्स वगैरह है। उन चीजों से आप दूर रहो, आपकी फैमिली खुश रहेगी, लोग, सोसाइटी खुश रहेगी, आपको इज्जत मिलेगी सोसाइटी में। इरफान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस प्रोग्राम में आने का। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। ग्वाटेमाला के फ्लावर फेस्टिवल के ताजा तरीन एडिशन में 2 रोजा जश्न के दौरान इस्तेमाल होने वाले तमाम फूलों को जाया होने से रोकने के लिए कंपोस्टिंग के तरीकों को अपनाकर बायोलॉजिकल और इकोनॉमिक साइकिल्स को बंद करने की तरफ एक कदम उठाया गया। एंटीगुआ ग्वाटेमाला के सियाहती मकाम पर 8वां फ्लावर फेस्टिवल, जिसका मकसद फूलों और दीगर फुजला जैसे पिज्जा बॉक्स को खाद बनाकर ज्यादा पायदार बनाना था। ग्रीन मामा कंपोस्ट कंपनी के साथ शिराकत में मुंतजमीन ने 12,000 से ज्यादा पिज्जा बॉक्स को कंपोस्ट करने का मंसूबा बनाया है। फ्लावर फेस्टिवल का आगाज 2017 में इटर्नल स्प्रिंग के नारे के तहत किया गया था। इस साल का एडिशन एलिस इन वंडरलैंड से मुतासिर होकर लुइस कैरोल ने किया था। जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो के एक टेम्पल पर एक जापानी रिवायती आने वाला मेला एक गैर मामूली किस्म के विजिटर यानी रोबोटिक कुत्तों के लिए मुनक्किद हुआ। किमोने पहने रोबोटिक कुत्तों का एक ग्रुप शिचिगो-सान का जश्न मनाने के लिए कतार में खड़ा था। ये जापानी रिवायत है कि वालिदैन अपने 3, 5 और 7 साल की उम्र के बच्चों को मकामी टेम्पल पर ले जाते हैं और ख्वाहिश करते हैं उनके लिए एक तवील खुशहाल जिंदगी की। चूंकि 2023 में जापान की शरह पैदाइश कम हुई है, इसलिए उम्र दराज होती आबादी इन मैकेनिकल जानवरों से तसल्ली हासिल करते हुए इनके साथ अपने बच्चों की तरह सलूक कर रही है। न्यूयॉर्क शहर में रॉकफेलर सेंटर क्रिसमस ट्री की रोशनी का जश्न मनाने के लिए भीड़ जमा हुई। ये रिवायत 1933 से चली आ रही है, जब पहली बार ट्री लाइटिंग इवेंट का एहतमाम किया गया था। इस साल ये दरख्त 50,000 से ज्यादा मल्टी कलर LED लाइट से चमक रहा है। ये दरख्त मिड जनवरी तक रोजाना सुबह 5 बजे से आधी रात तक रोशन रहेगा। रॉकफेलर सेंटर ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि क्रिसमस की ईव पर ये 24 घंटे लाइटिंग देता रहेगा, जबकि न्यू ईयर की ईव पर पास के टाइम्स स्क्वायर में जश्न के लिए रोशनी रात 9 बजे ही बंद हो जाएगी। और अब बात करते हैं ट्यूलिप गार्डन की। जम्मू कश्मीर में सयाहों की आमद को बढ़ाने में ट्यूलिप गार्डन का भी अहम रोल है। महज कुछ हफ्तों तक खिले रहने वाले इन फूलों को उगाने में मुतल्लिका महकमा जुटा हुआ है।
पूरे साल इस बाग में काम जारी रहता है। दर्जनों की तादाद में बागबान इस काम में लगे रहते हैं और फिर जो यहाँ बाग तैयार होता है उसे देखकर कोई वाह कहे नहीं रह सकता। इन्हीं तैयारियों पर मबनी है हमारी ये रिपोर्ट। नए नए साख्त के डिजाइन तैयार करते लोग डिजाइन के दरमियान की जमीन को खोदकर घास फूस को हटाते हुए मिट्टी को ढीला किया जा रहा है ताकि उसमें ट्यूलिप के बल्ब को लगाया जा सके। यही वो वक्त होता है जब जम्मू कश्मीर के ट्यूलिप गार्डन को सजाने का अमल पूरा किया जाता है। साफ सफाई के काम को मुकम्मल किया जाता है और मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन तैयार किए जाते हैं ताकि बाग ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे सके। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के नेक्स्ट ट्यूलिप शो की तैयारियों की है। हर साल की तरह ये जो हम काम कर रहे हैं इस साल भी वही काम कर रहे हैं, मगर डिपेंड होता है जब सितंबर का महीना आता है तो हमें फिक्र लगती है ज़मीन मेंटेन करने की, यानी इसको खोदना, ट्रैक्टर लगाना, खाद डालना, रेत डालना, गोबर डालना, ताकि ये ज़मीन अच्छा हो, नमी हो, तो अगर हम इसमें बल्ब लगाए वो अच्छा से खिल सके, यही हमारी कोशिश रहती है। तो फिर नवंबर का सीज़न स्टार्ट हो या अक्टूबर का सीज़न जब स्टार्ट होता है तो हम ये कैरी पहले उसको हम ट्रैक्टर वक्टर लगाते हैं, फिर रेत वेत डालते हैं सब कुछ, फिर हम उसके बाद हम ये कैरी बनाना स्टार्ट करते हैं। इस वक्त भी हमारा जो ये काम है, ऊपर से थोड़ा बादल भी है, इस वक्त थोड़ा मौसम चेंज खराब हो गया, मगर उसके बावजूद भी हम नहीं देखते हैं कि सर्दी या क्या है, तो हम दिल लगाकर काम कर रहे हैं हर साल की तरह। श्रीनगर में वाक़ई ट्यूलिप गार्डन एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में शुमार किया जाता है। जबरवन पहाड़ी सिलसिले के फुट हिल्स में वाक़ई ये गार्डन तकरीबन 30 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहाँ हर बरस लाखों की तादाद में ट्यूलिप के फूल खिलाए जाते हैं। मुख्तलिफ वैरायटी और रंगों के ट्यूलिप के फूलों के इस बाग को तैयार करने में महीनों लग जाते हैं। कसीर तादाद में मजदूर, गार्डनर इसे मुकम्मल करने में जुटे रहते हैं। बाग करीने से तैयार हो इसका खास तौर से ख्याल रखा जाता है ताकि इसकी मकबूलियत बरकरार रहे और सयाह भी इसकी खूबसूरती से लुत्फानंदोज हो सके। लोगों को पता होता है कि एक बार बल्ब लगाया तो ये साल भर रहता है, फिर अगले साल खुद निकल आता है। ऐसी बात नहीं, इसको पूरे 11 महीने लगते हैं तैयार करने में, लैंड प्रिपरेशन, डिजाइनिंग में, बेड बनाने में, दूसरे काम होता है निकालने में, खाद, रेत और बाकी काम पूरा 1 साल लगता है इसको पूरा तैयार करने में। फिर इसको नवंबर दिसंबर में फिर हम लगाते हैं। ट्यूलिप गार्डन को तैयार करने की कवायद महीनों तक चलती रहती है। तकरीबन 10 महीने तक चलने वाला ये एक वसी प्रोसेस है। ट्यूलिप फेस्टिवल के बाद जब बाग सयाहों के लिए बंद हो जाता है तब बड़ी ही एहतियात के साथ एक एक बल्ब को सहेजने का सिलसिला शुरू होता है। बाग से बल्ब को निकालने के बाद उसे कोल्ड स्टोरेज में लाया जाता है जहां सबसे पहले उसकी बारीक छंटाई की जाती है। इस पूरे प्रोसेस को मुतालिका महकमे के एक्सपर्ट की निगरानी में मुकम्मल किया जाता है। इसे फिर से बाग में लगाए जाने से कब्ल महीनों तक कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। तो चूंकि इसकी एक शॉर्ट विंडो होती है ट्यूलिप गार्डन की, 20-25 डेज, मैक्सिमम 30 डेज तक रहता है, तो उसके जस्ट आफ्टर 1 मंथ हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। तो प्रिपरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट पहला स्टेप जो हमारा वीडिंग का होता है, उसके बाद हार्वेस्ट हम करते हैं, देन हमें ये स्टोरेज करनी पड़ती है ट्यूलिप बल्ब्स की या बाकी जो बल्ब स्प्रिंग ब्लॉसम बल्ब्स हैं उनकी। उसके बाद लैंड प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। तो लैंड प्रिपरेशन ऑलमोस्ट ओवर हो गई है, तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीक होगा हम प्लांटिंग स्टार्ट करेंगे। दुनिया भर के लोग ट्यूलिप के फूलों के कायल हैं। इसके मुख्तलिफ रंगों की खूबसूरती तो देखते ही बनती है। तभी तो हाल के बरसों तक इसका दीदार करने के लिए लोग हॉलैंड की जानिब रुख किया करते थे। दरअसल ट्यूलिप का फूल वहीं पर उगाया जाता रहा है, मगर साल 2007 में कश्मीर में इसकी बागवानी शुरू हुई और यहाँ की आबोहवा भी इसके लिए मुफीद साबित हुई। यहाँ इसकी बागवानी के इम्कानात को देखते हुए इसके लिए बाकायदा इस बाग को चुना गया। अब तो यहाँ पर साल दर साल नए नए ट्यूलिप के बल्बों को शामिल किया जाता है और जब बाग तैयार हो जाता है तो यहाँ की रौनक देखते ही बनती है।
आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी ने जम्मू कश्मीर के इक्तिसादी तरक्की और रोजगार में एक मुतहर्रिक सन्नती शोबे के किरदार पर जोर दिया। मकामी नौजवानों के लिए मुलाजमत के मौके और सन्नती स्टेट्स में माहौलियाती गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करने पर जोर देता है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने सौरा में SKIMS के 42वें सालाना दिन को खिताब किया। अहम मंसूबों के लिए फाउंडेशन रखी, इमरजेंसी OT और मेडिकल यूनिवर्सिटी कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। जम्मू कश्मीर के हेल्थ केयर में SKIMS की अहम किरदार पर रोशनी डाली। डिप्टी कमिश्नर सचिन कुमार वैश्य ने जुमेरात को डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स 2024-25 के तहत तरक्कियाती प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग बुलाई, जिसमें ADAP, एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, SSY, DDC, BDC और दिगर शामिल थे। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर यानी DDC डोडा हरविंदर सिंह ने DC ऑफिस के मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्किदा मीटिंग में जल जीवन मिशन यानी JJM स्कीमों पर काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। वर्से और जदीदियत के परफेक्ट मिश्रण का तजुर्बा करें। जम्मू की तारीखी रणबीर लाइब्रेरी अब स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत अपग्रेड शुदा सहूलियात फराहम करती है। इल्म में एक हमवार सफर आपका मुंतजिर है। फजाई आलूदगी से निपटने के लिए एक अहम कदम में कमिश्नर MSc डॉक्टर ओवैस अहमद ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यानी NCAP के तहत जारी और मुस्तकबिल के इकदामात पर तबादला ख्याल करने के लिए सिविल सोसाइटी के स्टेक होल्डर्स के साथ एक जामा मीटिंग तलब की। आखिर में बात करते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF की जानिब से जरूरतमंदों को तिब्बी सहूलियात मुहैया कराने के मद्देनजर मेडिकल कैंप के एहतमाम की। हिफाजती अमले और आवाम के बीच रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए वक्तन फवक्तन CRPF की जानिब से इस तरह के मेडिकल कैंप का इक़दाम किया जाता रहा है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता दिनों पुंछ जिले के नंगला साहिब ब्लॉक में भी मेडिकल कैंप का इनाकाद किया गया। इस मेडिकल कैंप के जरिए लोगों को बड़ी राहत पहुंचाई गई। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में बहुत सी सरहदी अफवाज हैं जो मुल्क की हिफाजत में लगी हुई हैं। कुछ फौजें हमारे मुल्क को बैरूनी खतरात से बचाती हैं, तो कुछ मुल्क को अंदरूनी खतरात से महफूज करती हैं। जिनमें से एक है CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसका बुनियादी मकसद हमारे मुल्क की हिफाजत करना और तमाम रियासतों समेत UT जम्मू कश्मीर में अमनो अमान को बरकरार रखना है। इसके साथ ही इनके जानिब आवाम के फलाह बहबूदी के भी इक़दाम किए जाते रहे हैं, जिसकी मिसाल है हालिया दिनों जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के दूर दराज के इलाके नंगली साहिब में CRPF के जानिब मेडिकल कैंप का एहतमाम। ये तो हम CRPF का और गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि ये पहाड़ी इलाका है, बॉर्डर का इलाका है, तो इसमें हमारे गरीब लोग, बहुत गरीब लोग होते हैं जो नीचे पुंछ तक नहीं जा सकते, और वो यहाँ दवाई लेने के लेडीज़ कहीं ऐसी हैं वो नहीं जा सकती नीचे, तो वो ये तो हम इनका बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं। ये आनकर यहाँ कैंप लगाए, दवाई दी है सब लोगों को, हमने भी चेक कराया, हमने भी दी है, तो इसलिए तो हमें इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत अच्छा इन्होंने इंशाल्लाह किया, बहुत ही अच्छा। CRPF के 38वें बटालियन की जानिब से लगाए गए ये कैंप हिफाजती अमले और आवाम के दरमियान रिश्तों को मजबूत बनाने की अलामत है। उनके साथ राबिता कायम करने, उनकी मुश्किलों को आसान बनाने का ये जरिया है और सिविक एक्शन प्लान के साथ जुड़े रहने की एक कड़ी है। जिन इलाकों में मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, वहां पर कैंप लगाकर उनके फ्री चेकअप करके और दवाइयां मुहैया कराकर उन्हें बड़ी राहत पहुंचाई जाती है। ये दवाइयां महंगी होती हैं और ये उन्हें यहाँ पर फ्री में दी जाती हैं, ताकि उन्हें जिस्मानी परेशानियों से छुटकारा मिल सके। लिहाजा लोगों को इस तरह के कैंप के एहतमाम का इंतजार रहता है। पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर लोगों को बीमारी वगैरह में दूर जाना पड़ता है, सिटी यहाँ से दूर है, तो
ये एक फ्री मेडिकल कैंप है जिसमें लोगों के लिए बहुत बड़ी सुविधा है। यहाँ मेडिकल चेकअप भी हो रहा है और साथ में मेडिसिन भी मिल रही है। तो यहाँ पर इस गांव के तमाम लोगों को हमने, बल्कि अड़ोस पड़ोस के जितने भी गांव हैं वहाँ तक का इतला की है। सब लोग यहाँ आ रहे हैं और यहाँ ये बहुत बड़ा फायदा है लोगों को। ये CRPF एक ऐसी फौज है कि ये लोगों को हर जगह सेवा करती है। तो आज ये यहाँ पर हमारे गाँव में आई है तो हम इनका धन्यवाद करते हैं, खासकर CRPF 38 बटालियन के कमांडर साहब की तरफ से। और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ये हिंदुस्तान की एक महान फोर्स है सर। ये हर जगह लोगों की सेवा करती है, खिदमत करती है और आज यहाँ हमारे गांव में आई है। हम इनका धन्यवाद करते हैं। CRPF के मुख्तलिफ बटालियन की जानिब से जम्मू कश्मीर के दूरदेही इलाकों में वक्तन फवक्तन मेडिकल कैंप तो लगाए ही जाते हैं। साथ ही मरीजों को कभी भी ब्लड की कमी ना हो और ब्लड बैंक में ब्लड मौजूद रहे। इस सिम्त में ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाए जाते रहे हैं ताकि उसका फायदा उन लोगों को मिल सके जिन्हें इसकी जरूरत होती है, खासकर गरीब तबके के लोगों को जो अपने लिए इसका इंतजाम कर पाने के हालात में नहीं होते हैं। ऐसे में इसके तई लोगों को बेदार भी किया जाता है। ऐसे हर काम में CRPF बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। CRPF भारत के हर क्षेत्र में पब्लिक की मदद के लिए लगातार कुछ न कुछ एक्टिविटी करती रहती है। इसी चरण में पुंछ जिले में एक कमांडेंट श्री मदन मोहन जो कि CRPF 38 को लीड कर रहे हैं पुंछ में, उनके दिशा निर्देश के अनुसार जो है एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिससे कि यहाँ के जो गरीब लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं हैं, उनको जो है फायदा मिल सके और अपना इलाज करा सकें। मेडिकल कैंप के अलावा CRPF की जानिब से स्कूली बच्चों के लिए भारत दर्शन टूर का भी एहतमाम किया जाता रहा है, क्योंकि यही बच्चे कल मुल्क का मुस्तकबिल बनेंगे और उनके लिए ये जरूरी है कि वो अपने मुल्क के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल कर सकें, जो कि इस तरह के प्रोग्राम के जरिए काफी कामयाब साबित हो सकता है। इन टूर को लेकर बच्चों में काफी जोशो खरोश भी देखने को मिलता है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। DD कश्मीर, एहसास कश्मीर।